कि कौन कौन से एक्ट लागू हैं हमारे प्लांट के लिए, राइट। जैसे एग्जांपल, अब हम हार्डवेयर का दुकान खोल के बैठे हैं, तो हार्डवेयर का दुकान में बायोमेडिकल वेस्ट तो नहीं लगेगा हमको, ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट का लाइसेंस नहीं लगेगा। हम यदि मेडिकल शॉप खोलेंगे तो मेडिकल शॉप पे हमको ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट का लाइसेंस लेना पड़ेगा, राइट। हार्डवेयर के दुकान में नहीं लेना पड़ेगा। यदि हम मिठाई की दुकान खोलते हैं या कोई भी फूड ग्रेड आइटम सेल करते हैं या परचेज करते हैं या बनाते हैं, तो उसके लिए हमको एफएसएसआई का लाइसेंस लेना पड़ेगा, राइट। तो हमको देखना पड़ेगा कि हमको हमारे लिए कौन सा नियम लागू है, ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लें, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना। तो देखिएगा, इसमें पहला में दिया हुआ है सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट 1948, जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट। फिर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है 1943, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, माइंस एक्ट है, पोल्यूशन एक्ट है और वाटर एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट और वाटर पोल्यूशन एक्ट। ये 4-5 एक्ट है जो पढ़ना है आपको। ये फैक्ट्री एक्ट जरूरी है। वर्कमैन आपका कंपनसेशन, कुछ चोट लगा, दुर्घटना हुआ या उसका जान चला गया तो क्या मुआवजा बनेगा, तो ये सब जानना है। यूनिट 2 में आप आएंगे तो बॉयलर वेसल्स एक्ट, चाइल्ड लेबर इन वर्कमैन, चाइल्ड लेबर इन वुमेन एम्प्लॉय एक्ट, सब कानून बना हुआ है। जैसे नाइट में एग्जांपल वुमेन के लिए बात करें, लेडी को आप रात में काम करवाते हो तो उसमें रहता है कि भाई लेडी सिक्योरिटी रखना पड़ेगा, एक तो लेडी को नहीं बुला सकते, नंबर निर्धारित है कि कम से कम इतना नंबर होना चाहिए। तो कानून बना हुआ है सबके लिए, व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए। उसके बाद आप आईएलओ में देखेंगे यूनिट 3 में, तो आईएलओ में कुछ कन्वेंशंस दिए हुए हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस का कुछ रूल रेगुलेशंस है, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? मान लीजिए कि कोई घटना हुआ और वर्कमैन विदेशी है, भारत का कानून हो सकता है परफेक्ट उसके लिए नहीं बैठे, पाकिस्तान का कानून उसके लिए परफेक्ट नहीं बैठे, तो जो इंटरनेशनल कानून है वो तो परफेक्ट बैठेगा ही, वो तो मानना ही मानना है। जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट से केस आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट से केस आ गया तो उसके बाद भी ऑप्शन है, उसको कहाँ जाएगा? आईसीजे में जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है, वहां पे वो गुहार लगा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं जो कुलभूषण यादव का केस है पाकिस्तान वाला, वो कहाँ चलता है? आईसीजे में चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से कानून इंटरनेशनल भी कुछ है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लेजिस्लेशन जो है, जिसमें वाटर से संबंधित, एयर से संबंधित, मोटर व्हीकल्स एक्ट जो टाइम टू टाइम पे अमेंडमेंट होते रहता है, नया नया अपडेट्स आता है, पढ़ना है। सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल 1989 जो 2000 में अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद भी चेंज हुआ है, जैसे मान लीजिए पेनल्टी और सब इंप्रूव किया गया है। उसके बाद से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जिसको अम्ब्रेला एक्ट भी कहा जाता है। तो ऐसे कई सारे रूल है, नॉइज पोल्यूशन से संबंधित रूल है, ये सब आपको पढ़ना है। और लास्ट वाला जो मैं अभी चर्चा भी किया था, बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, हैजार्डियस वेस्ट हो गया, केमिकल एक्सीडेंट रूल हो गया, या सेफ्टी मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो इसमें आपको यदि नजर गया होगा तो मैक्सिमम लीगल की चीजें आपको पढ़नी है पेपर 4 में। पेपर 5 में आप आइए, यहाँ पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, राइट। इसमें आप देखेंगे जो हम लोग बार बार कहते हैं कि फिजिकल चोटें दिख जाती है, आंतरिक चोटें नहीं दिखती है। जैसे उदाहरण, कोई व्यक्ति प्लांट में काम कर रहा है और प्लांट में काम करते करते उसको कोई बीमारी पकड़ लिया, जैसे डस्ट से संबंधित उसको कोई बीमारी पकड़ लिया, अस्थमा जो बोलते हैं, या उसका हियरिंग लॉस हो गया, सुनने से संबंधित उसको कोई बीमारी हो गई, ये सब क्या है? व्यवसायिक बीमारी है। ये आपको घर में रहने से बीमारी नहीं होगी, ये बीमारी आपको जब प्लांट में जाएंगे तभी होगी, जब ऐसे लोकेशन पे काम करेंगे तभी होगी। तो ये क्या कहता है? इंट्रोडक्शन एंड स्कोप, डिफिनेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एज पर WHO।
WHO आप जानते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और ILO जो है इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसने कुछ डिफाइन किया हुआ है सेफ्टी से संबंधित प्रिंसिपल, प्रोसीजर्स, व्यवस्थाएं, काफी कुछ उसने डिफाइन किया हुआ है, जिसके बारे में आपको बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या। फिर से प्री एम्प्लॉयमेंट और पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर। देखिए दो पार्ट है, एक तो कोई भी व्यक्ति को कंपनी में ज्वाइन कराते हैं तो सबसे पहले उसका मेडिकल करवाते हैं, कि ऐसा तो नहीं कि कोई बीमारी ऑलरेडी पहले से वो लेके आया है और बोलेगा हमको प्लांट में हो गया। तो पहले एक बार चेक करना है। इसका चेक करने का दो पर्पस है। पहला पर्पस है क्या हुआ व्यक्ति फिट है, और दूसरा पर्पस है उसके पास कोई बीमारी पहले से तो नहीं है। तो ये दोनों चीजें हमको देखना पड़ता है। और पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपको हर साल मेडिकल करवाना है कि क्या हमारे यहाँ उसको कोई नई बीमारी का जन्म तो नहीं हो रहा है। मेडिकल सर्वेलेंस, ये मेडिकल सर्वेलेंस फॉर कंट्रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज। ये मेडिकल सर्वेलेंस के लिए मैं आपको एक उदाहरण के लिए पेश करूंगा। सर्वेलेंस का मतलब जैसे मान लीजिए आपके प्लांट में 50 लोग काम करते हैं, 50 लोग काम करते हैं, तो आप सडनली 10 लोगों को पकड़िए जो डाउट है और उनका आप टेस्ट करवाइए सुनने का, ऑडियोमेट्री टेस्ट। अब जब ऑडियोमेट्री टेस्ट उनका आप करवाएंगे तो उसमें से पता चला कि 100% लोग इसमें सही हैं, किसी को सुनने की बीमारी नहीं है। ऐसा आप यदि करवा लिए और ऐसा निकला मतलब ठीक है। तो इससे रेंडमली यदि आप करवाएंगे तो आपको क्या अंतर पड़ेगा? रेंडमली करवाने से आपको दिख जाएगा कि जैसे कितने छात्र हैं, जो कितने वर्कमैन हैं जो बीमार हैं या कुछ प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं डिजीज से जूझ रहे हैं, तो आपको प्लांट में आप एक्शन ले सकते हैं, एक्शन प्लान बना सकते हैं। यदि उसमें 2, 4, 5 ऐसे लोग मिल गए जिनको हियरिंग लॉस रियल में हुआ है, तो उसके लिए आप एक्शन प्लान बना करके काम कर सकते हैं। तो ये मेडिकल सर्वेलेंस जरूरी होता है देखने के लिए लोगों के स्वास्थ्य को, लोगों के हेल्थ। इंडस्ट्रियल हाइजीन बहुत बढ़िया पार्ट है। इंडस्ट्रियल हाइजीन का मतलब होता है कि देखिए क्या क्या लिखता है, डिफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल हाइजीन क्या होता है पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल हाइजीन में कंट्रोल मेथड जो है, बहुत सारे पार्ट इसमें होता है। अब इंडस्ट्रियल हाइजीन में आपको शॉर्ट में समझने के लिए बता दूं कि जैसे मान लीजिए वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, दम घुट रहा है, आदमी के स्वास्थ्य में इफेक्ट पड़ेगा। आइसोलेशन, वेट मेथड, पर्सनल हाइजीन, हाउसकीपिंग, या डस्ट वहां एक्युमुलेट हो रहा है, तो ये सब क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, आदमी उस माहौल में काम नहीं कर पाएगा। तो वहां पे क्या चाहिए, सुटेबल क्लाइमेट चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं इंडस्ट्रियल हाइजीन का, कि यदि आपको मैं बोलूं कि जिस घर में आपके भूसा रखा जाता है चारा, उसमें बैठ के पढ़ना है तो शायद कोई पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे बहुत गर्मी लगेगी, डस्ट भी वहां पे रहेगा, आदमी काम नहीं कर पाएगा, पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो उसको माहौल ऐसा चाहिए लंबे समय तक काम करने के लिए, जहां पे वो सुटेबल बैठ के काम कर सके। जैसे ऑफिस में आपको काम करना है तो सभी व्यवस्थाएं चाहिए ऑफिस में, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, टेम्परेचर, एसी, पंखा सब चाहिए, तो आप काम कर सकते हैं। लेकिन पूरा पसीना पसीना हो रहे हैं तो काम नहीं कर पाएंगे। तो इंडस्ट्रियल हाइजीन में स्वास्थ्य पे इम्पैक्ट पड़ता है यदि अच्छे क्लाइमेट नहीं रहते हैं प्लांट में तो, और वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर हो सकता है, नॉइस हो सकता है, डस्ट हो सकता है, केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। केमिकल हैजार्ड, केमिकल से संबंधित क्या क्या खतरा है उसके बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 4 में। और लास्ट में है कॉन्सेप्ट ऑफ डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप बायोकेमिकल्स एक्शंस। देखो जब केमिकल प्लांट में जाते हैं ना, तो क्या होता है कि कई सारे केमिकल्स जो है एयर में घूमते हैं, मूव करते हैं, और वो धीरे धीरे सांसों के माध्यम से हमारे पेट में जाएंगे, और अंदर जब जाएंगे तो वो नुकसान पहुंचाएंगे। तो उसके बारे में हमको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा कि क्या है, कितना उसका थ्रेशोल्ड लिमिट है, मतलब कितना % होगा तो काम चल जाएगा, उससे ज्यादा होगा तो हमको रोकना पड़ेगा, उसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा, तकनीक लगानी पड़ेगी। तो विस्तार से हमको इसके बारे में पढ़ाई करने की जरूरत है, तब हमको पता चलेगा। तो ये 5 यूनिट है जो आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में पढ़ना है। इन्वायरमेंटल में चाहिए, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में भी 5 यूनिट है।
इसमें क्या है, हम बात मॉनिटरिंग फॉर सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंट सिस्टम कुछ आपको पढ़ने का है। बाद से आप देखेंगे कि इसमें कुछ नियम कानून भी है, राइट? जैसे आपको ईपीए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये इम्पोर्टेंट है, राइट? इसके बारे में हमको पढ़ना है यूनिट 1 में। और उसके बाद कुछ इंडियन स्टैंडर्ड भी पढ़ना है, राइट? बीआईएस जो बोलते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है विस्तार से कि क्या लेजिस्लेशन हमको कहता है इसके बारे में। यूनिट 2 में आप आएंगे तो इसमें दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन। डिफिनेशंस कुछ है कि इंसिडेंट क्या है, एक्सीडेंट क्या है, इंजरी क्या है, डेंजरस अकोरेंस, उसके बाद अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशंस, हैजार्ड्स, ये सब चीजें, एरर, ओवरशीट, मिस्टेक्स, ये सब हमको पढ़ना है यूनिट 2। यूनिट 3 में हमको एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशंस, इसके बारे में विस्तार से हम जाएंगे, कैसे कैसे एम्प्लॉय को एंगेज किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 में आप देखेंगे तो इवैल्यूएशन एंड रिव्यू ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। इसमें क्या होता है कि आपका जो ट्रेनिंग देते हैं लोग, वो समझाते हैं, जैसे मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने के बाद हम टेस्ट लेते हैं, तो टेस्ट में जो नंबर आता है, जो भी नंबर आए, 15 नंबर आए 50 में या 50 में 50 है, इससे क्या प्रूफ होता है? 2 चीजें प्रूफ होता है कि पढ़ाने की क्वालिटी कैसी है, ये भी पता चलेगा, बच्चे कितना सीखे ये भी पता चलेगा, ये जो क्लास चला इसका इफेक्टिवनेस कितना है ये भी पता चलेगा, राइट? और फीडबैक भी आप लेते हैं ट्रेनर से कि आप नंबर दे दिए, रेटिंग दे दिए 1 से 5, कैसा आपको लगा, एक्सीलेंट था या वेरी गुड था या गुड था या एवरेज था या सेटिस्फेक्शन था, आप फीडबैक भी देंगे तो ट्रेनर अपने आप को इंप्रूव करेगा, राइट? कि कैसे हम लोग सीखेंगे। प्रदुमन मिश्रा, आप हैंड रेस कर रहे हैं, कोई प्रश्न है? ओके, तो यस, तो हम आपको बता दें कि ट्रेनिंग का फीडबैक बहुत जरूरी है। फीडबैक नहीं लेंगे तो इफेक्टिवनेस नहीं रहेगा उसका। और एक और है रोल ऑफ ट्रेड यूनियन इन सेफ्टी। यूनियन को भी इसमें क्या रोल है सेफ्टी में, उसको भी आपको इसको पार्टिसिपेट कराना है और उसको भी आपको अलाइन करवा के ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। उसके बाद है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको MIS सिस्टम बोलते हैं। अब जो भी कर रहे हैं उसका एक रिपोर्ट भी जाता है, तो रिपोर्टिंग सिस्टम जो होता है ना, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस, तो ये प्रोसीजर्स भी आपको जानना है कि रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, कौन सा रिपोर्ट बनेगा, तो इन सब चीजों के बारे में आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। फिर आप आगे देखेंगे यूनिट 7 में आप देखेंगे तो इसमें ILO से संबंधित है पहला यूनिट, इसका नाम है पेपर का एनवायरमेंटल साइंस एंड सेफ्टी लॉ, जिसमें बैकग्राउंड एंड स्कोप ILO कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। हम आपको बताएंगे ILO का जो 1047 पेज का बुक है, तो उसमें हमको कंप्लीट नहीं पढ़ना है, पर्टिकुलर 25-30 पेज ही पढ़ना है जो हमको सेफ्टी से संबंधित है। SHE यानी सेफ्टी हेल्थ एनवायरमेंट ए ह्यूमन राइट्स इशू। देखो, किसी भी वर्कमैन को आप प्लांट में लगाते हो काम करने के लिए, तो आपको उस टाइप का माहौल देना पड़ेगा जिसमें वो कंफर्टेबली काम कर सके। नहीं तो यदि मान लो टेम्परेचर वहां ज्यादा है, सीटिंग अरेंजमेंट का दिक्कत है, डस्ट का 50 इशू है, तो फिर वो वहां पे नहीं सस्टेन कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो कई तरह के बीमारियों का शिकार हो जाएगा। तो वो सब चीजें भी आपको देखना है कि काम तो करवाना है, व्यवस्थाएं तो देना है, लेकिन उसके भी जो एक्सपेक्टेशंस है, नीड्स है, वो आपको पूरा करना है। यूनिट 3 में है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। देखिए, सिंपल सा बात है, आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूं पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस का उदाहरण। जैसे मान लीजिए आप देखते हो पेट्रोल का टैंकर पूरा तेल भर के आता है, कहीं से कहीं ले जाता है, अब वो पेट्रोल का टैंकर जो है रास्ते में ब्लास्ट हो गया, अब ब्लास्ट हो गया और 2-4 लोगों के या 10 लोगों की डेथ हो गई या प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, तो जो जिनका नुकसान हुआ उनकी भरपाई कौन करेगा? तो उसका रहता है इंश्योरेंस, जिसको बोलते हैं पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। यदि आपका कुछ मटेरियल या वस्तु मार्केट में जाएगा और वहां पे कुछ हादसा होगा, कोई दुर्घटना होगा, लोगों को नुकसान होगा, पब्लिक को नुकसान होगा, उसका भी इंश्योरेंस क्लेम कंपनी को देना पड़ेगा। तो ये रखना पड़ता है, बहुत अच्छा लेजिस्लेशन।
अगला है हैजार्डियस मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन रूल। देखो जो खतरनाक मटेरियल को यदि शिफ्ट करते हो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे एग्जांपल एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, ये सब खतरनाक ही तो आइटम है, या कुछ केमिकल्स ले जा रहे हो, इसके लिए अलग रूल है सरकार का, गाइडलाइन से कैसे जाएगा। जैसे एग्जांपल आप पेट्रोल डीजल ले, उसमें प्रोसीजर्स में ये दिया रहता है कि फ्लेम प्रूफ साइलेंसर होना चाहिए, राइट, उसमें एरेस्टर लगा होना चाहिए, फ्लेम एरेस्टर लगा होना चाहिए, बहुत कुछ गाइडलाइंस है, तो वो फॉलो करके ही जाना है। द डक वर्क एक्ट आपको देखना है, उसके बाद से बीओसीडब्ल्यू एक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट है, उसके बाद से केस एक्ट है, वाटर एक्ट है, ये सब रूल रेगुलेशन हमको पढ़ना है। और 5वां यूनिट में दिया है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड रूल भी दिया है, तो इसको हमको विस्तार से पढ़ना है। और बायोमेडिकल वेस्ट एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल, केमिकल एक्सीडेंट रूल 1986, तो ये सभी को हमको 5 में पढ़ने की आवश्यकता है। फिर हम बात करेंगे आगे यूनिट चैप्टर 8 में हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अब देखिए यहाँ पे चैप्टर का नाम, बुक का नाम पढ़ लीजिए, क्या है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ध्यान दीजिएगा। अब रही बात कि आपके प्लांट में जो भी चल रहा है, राइट, कुछ भी चल रहा है, तो आपको देखना तो पड़ेगा ना कि उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए पोल्यूशन हो रहा है, एयर मॉनिटरिंग करना जरूरी है, क्या हो रहा है, तो मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग करने के बाद यदि रिपोर्ट एबनॉर्मल आ रहा है तो फिर उसको कंट्रोल करना भी जरूरी है, राइट। EIA का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, राइट। तो क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, राइट, इंपैक्ट को आपको मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है। तो इसमें देखिए सबसे पहला यूनिट में है ओवरव्यू ऑफ EIA, क्यों आपको मॉनिटरिंग करना जरूरी है, राइट। उसके बाद से EIA नोटिफिकेशंस, गवर्नमेंट बार बार गाइडलाइन देते रहता है, गाइडलाइन देते रहता है कि ये बदल गया। जैसे अभी एग्जांपल पकड़ लो ना, प्लास्टिक पे इस समय ऐसा डंडा पड़ा है पूछो मत, सारे इंडस्ट्रीज का हालत खराब है। और बहुत अच्छा चीज है, आज का कष्ट कल के लिए बहुत आरामदायक बनने वाला है, नहीं तो स्पेस नहीं बचेगा पैर रखने के लिए, पूरा प्लास्टिक प्लास्टिक हो जाएगा। 100% प्लास्टिक बैन कर दिया, ठीक है, लोकल मार्केट में आपको दिखता है अलग, लेकिन इंडस्ट्रीज में निकालना बहुत मुश्किल है, और उसके लिए लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। आपको जितना प्लास्टिक बनाओगे उतना प्लास्टिक मार्केट से कलेक्ट करना है, सिंपल सा बात। उसके लिए करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, जो है थर्ड पार्टी एजेंसी है उसको, कि तुम प्लास्टिक खरीद लेके आओ मार्केट से। क्या गाइडलाइन से, सिंपल सा समझ लीजिए, यदि कोई XYZ कंपनी एक साल में 1000 किलो प्लास्टिक में प्रोडक्ट बाहर भेज रहा है, तो उसका काम है कि मार्केट से 1000 किलो प्लास्टिक कलेक्ट करके लाए। ये नहीं कि जैसे मान लो कि कुरकुरे है तो कुरकुरे का ही प्लास्टिक आना चाहिए, कोई भी 1000 केजी तुमने प्लास्टिक मार्केट में भेजा है तो 1000 केजी प्लास्टिक तुम मार्केट से उठा के लाओ, किसी का भी। तो इससे क्या होगा, उसको ला करके वापस रिसाइकलिंग करके पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। तो ये आपको पढ़ना है। यूनिट 3 में देखिए एप्लीकेशंस ऑफ EC के बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर 1, कोई भी प्लांट आप लगाना चाहते हैं तो पहले आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो प्लांट लगाने की परमिशन नहीं मिलेगी। परमिशन आपको लेने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप प्लांट लगा सकते हैं। उसके बाद है, देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों जरूरी है क्लियरेंस लेना। आपको एक घटना का नाम बताएंगे हम, भोपाल गैस त्रासदी, सबको याद है, उतना बड़ा घटना हुआ, उसमें 2-3 प्रश्न है जो हम आपको बता रहे हैं कि 2-3 प्रश्न जो है ध्यान से समझिएगा। पहला बात यह है कि भोपाल गैस त्रासदी हुआ तो सबसे पहला प्रश्न ये खड़ा हुआ कि ऐसा खतरनाक प्लांट शहर के बीचों बीच कैसे बन गया। पहला सवाल तो ये उठा, इतना खतरनाक प्लांट शहर के बीचों बीच कैसे बन गया, कौन दे दिया बनाने का परमिशन, तो कोई गाइडलाइंस ही नहीं था, बना दिया। तो इसके लिए आजकल बहुत कुछ बदल गया। आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने के बाद आपको सिटी लेना पड़ेगा, कंसेंट टू एस्टेब्लिश्ड प्लांट बनाएंगे, फिर चलाने के लिए कंसेंट टू ऑपरेट लेना पड़ेगा। तो प्रोसीजर्स बहुत बदल गया, राइट, वो सब चीजें चेंज हो गई।
तो ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो प्लांट बनाने आपको नहीं दिया जाएगा, राइट। यूनिट 4 में आप देखेंगे बेसलाइन स्टडीज, इसके बारे में आपको पढ़ेंगे क्या क्या स्टडी करना जरूरी है, इमिशंस के बारे में, या जो भी आपके पास पोल्यूशन वाले हैं, या जो प्लांट आप जो बनाए हो उसका जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको एकत्रित करना है। अभी जैसे और आपको मैं किसका उदाहरण दे दूं, जैसे आपको बोरवेल करना है, तो बोरवेल करना है तो उसका पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, सर्वे करवाना पड़ेगा, इसको हाइड्रोलॉजिस्ट आता है वो सर्वे करता है, नीचे क्या है, पानी निकाल सकते नहीं निकाल सकते, क्या है, पूरा परमिशन के साथ करना है। पब्लिक हियरिंग एज पार्ट ऑफ EIA, इसमें क्या है, आपको क्या हुआ है, रिपोर्ट फॉर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, आपको क्या है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जब तक नहीं होगा तब तक प्लांट नहीं बनेगा, और जो रिक्वायरमेंट्स है उसको आपको फुलफिल करके रखना है। तो ये होता है प्लांट लगाने संबंधित सूचनाएं, ताकि लोगों को इम्पैक्ट नहीं पड़े। जैसे मान लो कोई घनी आबादी वाली बस्ती है, वहां पे आप प्लांट ऐसा बना दिए जहाँ पे पूरा नॉइस हो रहा है, और रेगुलेशंस में दिया हुआ है ना कि नाइट में इतना साउंड चाहिए, हॉस्पिटल वाला एरिया है तो इतना साउंड चाहिए, कमर्शियल एरिया है तो इतना साउंड चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया है तो इतना साउंड चाहिए, तो मेंटेन ही नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोसीजर्स को पूरी तरह से फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर के पता चलेगा। फिर आप देखेंगे पेपर 9, इसमें देखिएगा इन्वायरमेंटल एथिक्स, इसमें हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ क्या क्या रहा है, इसमें कैसे फॉर्म हुआ, हम लोग देखेंगे 1880 से कैसे कैसे कानून बने, कैसे कैसे यहाँ तक हम लोग पहुंचे, और आज भी नए नए कानून आ रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेफ्टी का क्या क्या रोल कब कब इंक्लूड हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे, वहीं से स्टार्ट ही होगा। उसके बाद से आप देखिएगा, देखिए एयर से संबंधित, यदि आपके पास प्लांट है, चिमनी है, तो एयर इमिशंस, जैसे आप जो धुआं छोड़ते हैं उसका मॉनिटरिंग करवाना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या जा रहा है, जो जो पैरामीटर्स उसमें जा रहे हैं, क्या वो रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या ज्यादा जा रहे हैं। यदि ज्यादा जा रहे हैं तो उस पर आपको एक्शन लेने की जरूरत है, और सामान्य तरीके से जा रहे हैं तो आपको ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिमिट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देता है, उस लिमिट को आपको फॉलो करके ही काम करना है, एक्स्ट्रा में आपको नहीं जाना है। फिर से आप आगे आ जाइए यूनिट 4 में, तो यूनिट 4 में आप देखिएगा इन्वायरमेंटल लॉ, द वाटर एक्ट 1974, द एयर एक्ट 1983 और द इन्वायरमेंटल एक्ट 1986, 3 रूल है हवा, पानी और पर्यावरण से संबंधित। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है। और अंतिम जो है 5वां यूनिट, इसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो EIA में बोल रहा था, आपको करवाना है कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी चीज को चलाने से, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपका ETP है या शुगर इंडस्ट्रीज आप रखे हो, कुछ भी रखे हो, उसमें से कोई वेस्ट तो आप बाहर नहीं भेज रहे हो, जीरो डिस्चार्ज है कि नहीं है, रिसाइकिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वाटर, उसको कहीं से कोई वेस्ट या खतरनाक पानी तो आप बाहर नहीं छोड़ रहे हो, रिवर में नहीं छोड़ रहे हो, तो ये सब चीजें आपको ध्यान से करने की जरूरत है। और अंतिम पेपर 10वां पेपर, फायर साइंस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ फायर सर्विस, फायर से संबंधित क्या हिस्ट्री रहा है, राइट, जो बेसिक फिजिक्स उसका क्या है, तो ये सब हम लोग जो है पढ़ेंगे विस्तार से फायर के बारे में। दूसरा जो पार्ट इसमें दिया है फायर में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये फायर से संबंधित, ये हम लोग इसमें क्या है पंप हाउस से संबंधित भी कुछ जानकारियां इकट्ठा करेंगे, और उसमें विस्तार से जाएंगे कि क्या क्या इसमें रेगुलेशंस है, कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या फंक्शंस है, उसके बाद इसमें इसका क्या केमिस्ट्री है, ये डिटेल में हम जाएंगे फायर से संबंधित। लोड कैलकुलेशंस भी देखेंगे। उसके बाद यूनिट 3 में आप देखेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। देखो यूनिट 3 में जब हम आएंगे तो इसमें जो फायर में क्या है, जैसे सिंपल सा बात समझ लो, यदि बड़ा लेवल का कुछ फायर हो गया तो आपको भी पता है, सिंपल सा बात है कि वो पानी डालने से और इस सब चीजों से बंद होने वाला नहीं है। जैसे आपको एक उदाहरण छोटा सा देता हूं, जैसे देखना जंगल वगैरह में आग लगता है तो कैसे उसको बुझाया जाता है, बहुत सारे तकनीक है। सबसे बढ़िया उपाय है, जंगल में क्या होता है जब आग लगता है तो कहीं फायर चल रहा है तो एक साइड से जंगल को कट कर दिया जाता है कि एक सडन लिमिट तक आकर के उसके बाद कोई फ्यूल नहीं रहे, फायर बंद हो जाता है। फिर उसके बाद से वाटर बम डाला जाता है, कई तरह DCP पाउडर डाला जाता है, बहुत सारे तकनीक अपनाए जाते हैं। तो जो टेक्निकल तरीके से यदि फायर को नहीं बुझा जाएगा तो कंट्रोल में आपको आने वाला नहीं है।
तो उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि इसका क्या क्या इसमें गुणागणित है, देखेंगे। राइट, उसके बाद कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा वस्तु है, जैसे मान लीजिए डीजल, पेट्रोल, पेपर, कपड़ा, बहुत कुछ है, तो हमको जानना पड़ेगा उसका फ्लैश पॉइंट क्या है या फायर पॉइंट क्या है, इग्निशन टेम्परेचर क्या है, कौन सी वस्तु फ्लेमेबल है, कौन सी वस्तु कॉम्बस्टेबल है, ये जानना पड़ेगा, हमको समझ रखनी पड़ेगी। ये सब चीजें हम नहीं समझेंगे तो फायर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल पेट्रोल है, तो मैक्सिमम लोग समझते हैं कि पेट्रोल बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, बहुत जल्दी, तो उसको हमको स्मोकिंग जोन है या कुछ फायर से संबंधित कुछ काम होने वाला है, तो उन सब चीजों से थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि वहां पे कहीं से चांसेस ना हो कि वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज और फायर पकड़ ले। राइट, और फायर ट्रिंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे आग पकड़ता है, कितने टाइप के फायर होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग आग बुझाने के लिए, क्या उसका गणित है, क्या उसका प्रोसीजर्स है, और दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है इसमें प्रोटेक्शन सिस्टम और डिटेक्शन सिस्टम क्या है, पंप हाउस किस टाइप के इंस्टॉल होते हैं, पंप हाउस की कैपेसिटी कैसा होना चाहिए, जो पंप आपको लगाएंगे, जो कि पंप है, मेन पंप है, डीजल पंप है, उसका जो सेटिंग है, कितना टेम्परेचर कितना प्रेशर किसके लिए रहेगा, हेड प्रेशर कितना रहेगा, उसका मोटर का प्रेशर कितना रहेगा, पंप का प्रेशर कितना रहेगा, स्टार्टिंग कितना में होना चाहिए जो कि पंप, ये सभी डिटेल हम आपको फायर साइंस में विस्तार से पढ़ाएंगे। तो ये 10 पेपर आपका हो गया और इसका सिलेबस हो गया, और अंतिम जो है ये 10 पेपर जो आप पढ़े हैं उससे संबंधित 10 पेपर के प्रैक्टिकल है, जो हर पेपर 100 नंबर का रिटेन जो एग्जामिनेशन है उसके लिए 100 नंबर का प्रैक्टिकल है जो आपको पढ़ाया जाएगा, और आपको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे जो आपको कंप्लीट करके देने हैं। तो ये जो हमने आपको दिखाया ये हो गया आपका कोर्स और सिलेबस जो अंदर पढ़ना है, और जितना भी मैंने आपको दिखाया इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि दुनिया भर का लीगल और एक्ट और प्रोसीजर्स आया, ऐसा कोई बात नहीं है। इसको एकदम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ तोड़ करके आपको स्पून फीडिंग करवाया जाएगा। तो अभी तक जितना हमने सिलेबस बताया आपको समझ में आया? बोलो भैया। यस सर। यस सर। अब हम थोड़ा आप लोगों से बात करना चाहते हैं, तो बात करना चाहते हैं तो हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं और एक एक करके बोलना है। देख रहे हो, दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो क्या पता चला इसमें? जी सर। समझ में आया क्या बोलना है? सब फील करना है सर। नहीं फील नहीं करना है। अभी क्या करना है हमको, क्या है मैं नोटिस करता हूँ कि बहुत सारे हेलो, अपना इंट्रोडक्शन देना है इसमें। वेरी गुड, इंट्रोडक्शन देना है। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या देंगे, है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर भी ले लेते हैं हम। तो इंट्रोडक्शन ऐसे चलेगा, ठीक है? तो सारे लोगों से मुझे बात करनी है। कारण ये है कि बहुत सारे लोग क्लास नहीं जुड़ रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ट्रबल है। तो इसलिए एक एक करके हमको सबके पास आना है और एक एक करके हमको सभी का बात सुनना है। और आज जो है हम क्या करेंगे, कुछ लोगों का बात सुनेंगे और ऐसे 2 4 5 10 लोगों का रोज बात सुनेंगे। तो चलो हम लोग लाइन से हम लोग आएंगे, कौन कौन क्लास जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आशिक अंसारी आप दिख रहे हैं, तो आप चलिए स्टार्ट करिए। आशिक अंसारी आप अनम्यूट करें पहले। कैसे आप बोलेंगे मैं एक बार बता देता हूं। जैसे आप सिंपल सा बोलेंगे, जैसे मैं अपना परिचय दे रहा हूं कि मेरा नाम निरंजन कुमार सिंह है, मेरा पिताजी का नाम डॉक्टर शशिभूषण सिंह है, मैं बिहार में एकमा जिला छपरा का रहने वाला हूं। 10वीं मैंने 2005 में किया है, 12वीं मैंने 2007 में किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा 512 है।
सेफ्टी कोर्स का नाम बताना है यहाँ पे। तो सेफ्टी कोर्स आप ये बताएंगे, सेफ्टी मैंने टर्मिनस इंस्टीट्यूट से किया है। और कोई डिटेल आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन इतना डिटेल आपको बताना है। तो चलो आशिक से स्टार्ट करते हैं। सर मेरा नाम आशिक अंसारी है। मेरे पिताजी का नाम सलामत अंसारी है। मैं बिहार कोपा छपरा जिला का रहने वाला हूँ। मैंने 10th किया है 2017 में और 12th किया है 2019 में। दोनों बिहार बोर्ड से ही किया है। और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 1536। और मैं सेफ्टी कर रहा हूँ टर्मिनस इंस्टीट्यूट फॉर फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू, गुड, बहुत अच्छा। ऐसे ही इंटरव्यू में पूछा जाएगा तब बताएंगे। चलो आदित्य कुमार। मैं काम इसलिए शुरू किया हूँ, 2-4-10 लोगों से बात करना, कि बहुत सारे लोग बोलते नहीं है, सो जाते हैं, क्या करते हैं पता नहीं चलता है। अब हमको आज पता चला कि 1536 क्लास जुड़ा हुआ है। यस आदित्य कुमार बताएं। आदित्य आप क्लास में हो नहीं हो? लेफ्ट हो गया। आदित्य सिंह। आदित्य सिंह, आदित्य सिंह आप अनम्यूट करें। दिस इज द इशू, ये प्रॉब्लम है, हो सकता है जुड़ के चला गया होगा। आलोक कुमार। आलोक, अब ये जो मैं 2-3 नाम लिया इससे। हेलो। हाँ बोलिए। जी सर। कौन बोल रहे हैं? सर मेरा नाम आलोक कुमार दीक्षित है। पिताजी का नाम दिनेश दीक्षित है और मैं गोपालगंज से बिलोंग करता हूँ। और मैंने 10th 2014 में किया है और 12th 2017 में। और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 0709 है और मैं सेफ्टी का कोर्स कर रहा हूँ फायर एंड सेफ्टी से, टर्मिनस इंस्टीट्यूट से। गुड, वेरी गुड। आदित्य सिंह, देखो क्या है, मैं बताता हूँ। कई सारे लोगों के बारे में मुझे जानकारी मिली है कि वो क्लास जुड़ के घूम रहे हैं, फोन रख दिए हैं कि मतलब हम क्लास में हैं, सर को पता चले कि हम जुड़े हुए हैं, और इधर कॉलेज को धोखा मिल रहा है। तो भाई साहब, कॉलेज को धोखा नहीं मिल रहा है, धोखा किसको मिल रहा है? स्टूडेंट को वेरी गुड। आपको खुद को मिल रहा है, हमको क्या है, पढ़िएगा तो ठीक है, नहीं पढ़िएगा तो भी ठीक है, नहीं पढ़िएगा तो भी ठीक है, पढ़िएगा तो नौकरी अच्छा मिलेगा। चलो आलोक कुमार। आलोक भी क्लास में है कि नहीं है डाउट है। अमित कुमार यादव। अमित कुमार यादव, ये भी क्लास में नहीं है। अमित पंडित। यस सर। चलिए। सर मेरा नाम अमित कुमार पंडित है। मेरे फादर नेम है सुरेंद्र कुमार पंडित फ्रॉम छपरा। मैं 10वीं सर 2016 में किया था, 12वीं 2018 में किया था। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 1517। और सेफ्टी का जो मैं कोर्स कर रहा हूँ टर्मिनस इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड से कर रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आनंद कुमार सिंह। हाँ जी। यस, आनंद कुमार सिंह सर। कंटिन्यू कीजिए। मेरा नाम आनंद कुमार सिंह, फादर नेम गोपाल जी सिंह, फ्रॉम बिहार छपरा। 10th 2018 में किया था मैं और 12th 2020 में। रजिस्ट्रेशन नंबर 1518 है और सेफ्टी
कोर्स टर्मिनल्स इंस्टीट्यूट में फायर एंड सेफ्टी से कर रहा हूँ। गुड। ये सेफ्टी कोर्स में ऐसा बोलेंगे कि